आज हम भौतिकी के कुछ सबसे बुनियादी लेकिन सच कहूं तो हैरान कर देने वाले शक्तिशाली विचारों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास न्यूटन्स ट्रिनिटी ऑफ मोशन नाम के एक लेख से कुछ दिलचस्प बातें हैं जो इन नियमों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सब ने स्कूल में इन्हें पढ़ा है, रटा भी है। सही बात है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं थे। ये एक तरह से वो कोड है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि ये नियम क्या हैं, बल्कि ये महसूस करना है कि ये हमारे चारों की दुनिया में कैसे काम करते हैं। एक रुकी हुई फुटबॉल से लेकर अंतरिक्ष में उड़ते रॉकेट तक। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। चलिए। तो पहला नियम, जड़त्व का नियम या इनर्शिया। सीधे शब्दों में कहें तो चीजें अपनी स्थिति बदलना पसंद नहीं करती। एक तरह से आलसी होती हैं। हाँ, आलसी। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी और जो चल रही है वो उसी गति और दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। इसका सबसे आम उदाहरण तो हम सब जानते हैं, मैदान पर पड़ी एक फुटबॉल। हाँ, वो तब तक वहीं पड़ी रहती है जब तक उसे कोई किक ना मारे। ये तो ठीक है, पर ये तो बहुत ही बेसिक बात हो गई। सही, लेकिन इसका एक और दिलचस्प उदाहरण है अंतरिक्ष का। बिल्कुल, एक अंतरिक्ष यान जिसे एक बार गति दे दी जाए तो वो बिना इंजन चलाए भी लगातार चलता रहता है। हाँ, हमेशा। क्योंकि अंतरिक्ष के वैक्यूम में उसे रोकने के लिए कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो बस चलता ही जाएगा। और यहाँ पर ये बात कितनी क्रांतिकारी थी, है ना। न्यूटन से पहले तो लोग ये मानते थे कि किसी चीज को चलाने के लिए लगातार धक्का देना पड़ता है। हाँ, अरस्तु का यही मानना था और ये हमारे रोज के अनुभव से मेल भी खाता है। आप साइकिल चलाना बंद करते हैं, वो रुक जाती है। तो अरस्तु गलत नहीं थे, बस उनकी जानकारी अधूरी थी। सही पकड़ा आपने, वो एक अदृश्य खिलाड़ी को नहीं देख पाए। घर्षण। न्यूटन ने पहचाना कि नहीं, किसी वस्तु की प्राकृतिक अवस्था अपनी गति को बनाए रखना है, बल की जरूरत गति को बदलने के लिए होती है, उसे बनाए रखने के लिए नहीं। वाह, और यही जड़त्व, यही इनर्शिया हम हर रोज महसूस करते हैं, जैसे बस में। हाँ, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर अपनी आराम की स्थिति में ही बने रहना चाहता है। वो आलसी है। बस आगे बढ़ जाती है पर हमारा शरीर वहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो पहले नियम ने हमें बताया कि गति बदलने के लिए बल की जरूरत होती है। अब दूसरे नियम पर आते हैं जो बताता है कि कितना बल चाहिए। हाँ, अब गणित का नंबर आता है। F = ma। ये समीकरण तो जैसे भौतिकी का मूल मंत्र है। बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब सीधा है, किसी भारी चीज को उतनी ही तेजी से चलाने के लिए ज्यादा बल चाहिए और हल्की चीज को कम बल से भी ज्यादा तेजी से चलाया जा सकता है। हाँ, अब वो शॉपिंग कार्ट वाला उदाहरण तो बहुत आम है। एक खाली कार्ट को धकेलना आसान है, भरी हुई को मुश्किल। हाँ, वो तो सब जानते हैं। कुछ और सोचते हैं। चलिए फाइटर जेट्स के बारे में बात करते हैं। जब एक पायलट बहुत तेजी से जेट को मोड़ता है तो उस पर जबरदस्त जी फोर्स लगता है। अच्छा, वो जी फोर्स क्या है? क्या वो F = ma है? बिल्कुल वही है। जेट का इंजन जबरदस्त बल पैदा कर रहा है। पायलट के द्रव्यमान के हिसाब से उसका शरीर बहुत तेजी से त्वरण कर रहा है। और त्वरण का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं, दिशा बदलना भी है। एग्जैक्टली। और यही बल उसे सीट में जकड़ लेता है। इतना ज्यादा जी फोर्स उसे बेहोश भी कर सकता है, क्योंकि बल इतना ज्यादा होता है कि खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। ये तो कमाल है। तो F = ma सिर्फ एक समीकरण नहीं, ये एक शारीरिक सीमा भी है। और सिर्फ यही नहीं, कारों में जो क्रम्पल जोन होते हैं, मतलब कार का अगला हिस्सा जो टक्कर में पिचक जाता है। हाँ, वो इसी नियम पर डिजाइन किया जाता है। क्रम्पल जोन पिचकने में थोड़ा समय लेता है। वो टक्कर के असर को कुछ मिली सेकेंड्स तक फैला देता है। अच्छा, तो वो समय को बढ़ा देता है। हाँ। और जब आप त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ज्यादा समय में फैला देते हैं तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। F = ma के हिसाब से अगर a कम होगा तो F यानी बल भी कम होगा। मतलब अंदर बैठे इंसान पे कम बल लगेगा और उसके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये F = ma का एक जीवन बचाने वाला इस्तेमाल है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ही समीकरण ग्रहों की कक्षाओं की गणना से लेकर कार डिजाइन तक हर जगह काम करता है। यही इसकी खूबसूरती है।
यह नियम हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि यह हमें ठीक-ठीक गणना करने की शक्ति देता है कि कितनी तेजी से होगा। ये इंजीनियरिंग की बुनियाद है। ठीक है, तो पहला नियम, गति बदलने के लिए बल चाहिए। दूसरा नियम, कितना बल चाहिए उसका फॉर्मूला। लेकिन ये बल आते कहाँ से हैं? यहीं पर तीसरा नियम आता है ना। हाँ, और शायद सबसे प्रसिद्ध नियम। हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बल हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। कोई भी बल अकेला नहीं होता। अगर कोई चीज ए किसी चीज बी पर बल लगाती है, तो चीज बी भी उसी समय चीज ए पर उतना ही और विपरीत दिशा में बल लगाती है। रॉकेट का उदाहरण इसे समझने के लिए एकदम सही है। हाँ, रॉकेट बहुत तेजी से गैस को नीचे की ओर धकेलता है, ये क्रिया है। और इसके जवाब में गैस रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है, ये प्रतिक्रिया है। और यहाँ सबसे आम गलतफहमी ये है कि रॉकेट हवा को धकेलकर ऊपर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसे उड़ने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए रॉकेट अंतरिक्ष के खालीपन में भी काम कर सकते हैं। रुकिए, यहीं पर मेरा दिमाग हमेशा उलझता है। अगर हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो चीजें हिलती ही क्यों हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर मैं दीवार को धकेलता हूं और दीवार मुझे बराबर बल से वापस धकेलती है, तो दोनों बल एक दूसरे को रद्द क्यों नहीं कर देते? सब कुछ स्थिर क्यों नहीं रहता? इसका जवाब ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल कभी भी एक ही चीज पर नहीं लगते। अच्छा, जब आप दीवार को धकेलते हैं तो क्रिया बल आपके हाथ से दीवार पर लगता है और प्रतिक्रिया बल दीवार से आपके हाथ पर लगता है। ओह, तो बल दो अलग-अलग चीजों पर लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि बल अलग-अलग चीजों पर लग रहे हैं, वे एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते। दीवार इसलिए नहीं हिलती क्योंकि आपका बल उसके भारीपन पर काबू पाने के लिए काफी नहीं है। और मैं शायद थोड़ा पीछे हट जाऊंगा क्योंकि दीवार मुझ पर बल लगा रही है। बिल्कुल। इससे जुड़ा एक और सवाल है, जब एक ट्रक और एक साइकिल की टक्कर होती है तो साइकिल का तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन क्या तीसरा नियम ये कहता है कि टक्कर के दौरान ट्रक ने साइकिल पर जितना बल लगाया, साइकिल ने भी ट्रक पर उतना ही बल लगाया? ये तो सुनने में अजीब लगता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये 100% सच है। बल बराबर होता है। तो फिर साइकिल क्यों टूट लेती है? क्योंकि यहाँ दूसरा नियम F=ma में वापस खेल में आता है। दोनों पर बल F बराबर है, लेकिन साइकिल का द्रव्यमान M बहुत कम है। तो इसका त्वरण A जबरदस्त होगा। हाँ, वो चकनाचूर हो जाएगी। ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसी बल से उसका त्वरण बहुत कम होता है। उसे शायद एक खरोच ही आए। तो ये तीनों नियम असल में एक ही कहानी के 3 अध्याय हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं? इसका मतलब है कि न्यूटन के ये 3 सरल दिखने वाले नियम असल में हमारे ब्रह्मांड के लिए एक तरह की नियमावली हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें समझाते हैं कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं। चाहे वो एक लुढ़कती हुई गेंद हो या सूर्य का चक्कर लगाता हुआ ग्रह। न्यूटन से पहले ये सब रहस्यमय माना जाता था। उन्होंने दिखाया कि गति अराजक नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सरल नियमों का पालन करती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। लेकिन विज्ञान तो हमेशा आगे बढ़ता है। इन नियमों को बने हुए 300 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? हाँ, उस दुनिया के लिए जिसे हम अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकते हैं, ये नियम आज भी पूरी तरह से सटीक हैं। लेकिन यहीं से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। न्यूटन ने हमें जो नक्शा दिया वो हमारी दुनिया के लिए एकदम सही है, पर ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा नहीं है। मतलब इस नक्शे की भी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने जो कुछ भी चर्चा की वो उस दुनिया के बारे में है जो सामान्य गति से चलती है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें बहुत बहुत तेज हो जाती हैं, लगभग प्रकाश की गति से? या जब वे बहुत बहुत छोटी हो जाती हैं, एक परमाणु के स्तर पर? हाँ, तो क्या ये नियम वहां टूट जाते हैं? टूटते नहीं हैं। टूटते नहीं, बल्कि एक बड़ी और ज्यादा जटिल तस्वीर का हिस्सा बन जाते हैं। प्रकाश की गति के पास हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। और परमाणुओं की दुनिया में हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों का सामना करना पड़ता है, जहां चीजें एक ही समय में कई जगहों पर हो सकती हैं। तो न्यूटन के नियम गलत नहीं है? नहीं, वो गलत नहीं है। वे उस विशाल पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। उन्होंने हमें खेल के नियम सिखाए। लेकिन उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि खेल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा रहस्यमयी है।